नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में, जहां आपको रीसेंट एग्रीकल्चर अपडेट्स के साथ अवगत करवाया जाता है ताकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर कर पाएं, अगर आप एक किसान हैं तो अपनी खेती बाड़ी को बहुत बेहतर कर पाएं, और इसी के साथ में अगर आप एक रिसर्चर्स और एनालिस्ट हैं तो आप इन चीज़ों को जज कर पाएं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोयाबीन को लेकर, कि सोयाबीन की जो डिमांड है वो भारत में डिक्रीज क्यों हो रही है। और सोयाबीन अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है, और भारत में इसका प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों में इतना बढ़ क्यों नहीं पाया, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर इसकी डिमांड को देखा जाए तो काफी ज्यादा बढ़ रही है। और खासकर वेजिटेरियंस की अगर हम बात करें तो उनके बीच में तो इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए, फिर भी भारत में इसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए दोस्तों, आज हम पूरा का पूरा सेशन सोयाबीन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सोयाबीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि सोयाबीन इसका साइंटिफिक नेम यानी कि बोटेनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स, और ये अगर ओरिजिन की बात करें तो चाइना से है। और सोयाबीन एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रॉप है जिसको चाइना के अंदर पिछले 5000 साल से ग्रो करवाया जा रहा है। और वर्ल्ड में अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसको एज ए ऑयलसीड क्रॉप और एज ए पल्सेस क्रॉप इसको कंसिडर किया जाता है। और पल्सेस में इसलिए क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन अमाउंट जो है वो काफ़ी अच्छी है, और इसके रूट में आपके राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, जिससे सोइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। अब इतनी अच्छी क्रॉप है, इतनी महत्वपूर्ण क्रॉप है, इसके बावजूद भी भारत के अंदर इसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं यहां पर आपको कि अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर 2026 को ईयर ऑफ सोया एज ए मतलब सेलिब्रेट करने की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो चुकी है। मतलब यहां पर प्रेजेंट टाइम में डिमांड की जा रही है कि 2026 को ईयर ऑफ सोया जो है वो एज ए सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि ये कह सकते हो कि येलो गोल्ड क्रॉप भी कहा जाता है, इसको येलो जेवल भी कहा जाता है। और ये इतनी महत्वपूर्ण क्रॉप है कि इसके द्वारा अगर इसको हम यूज करना स्टार्ट करें, इसको ग्रो करवाना स्टार्ट करें तो ये कई प्रकार से फायदेमंद हो सकती है। पहली समस्या जो भारत के अंदर मॉल न्यूट्रिशन की समस्या जो बढ़ रही है, जिसके अंदर हम हिडन हंगर की भी बात करते हैं। अगर आप हिडन हंगर के बारे में या मॉल न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक बायोफोर्टिफाइड पोटैटो के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था। दूसरा यहां पर बताना चाहता हूं कि एडिबल ऑयल जो प्रोडक्शन अगर इससे किया जाए तो उसकी जो डिमांड है उसको भी कंप्लीट किया जा सकता है, और हम लोगों की जो रिलायबिलिटी है इंपोर्ट के ऊपर वो भी हम लोग यहां पर डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है, चाहे हम वैल्यू चेन की बात करें, चाहे हम इससे आने वाले टाइम के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाकर आपका मार्केट बना सकते हैं, और इसके साथ साथ में आपका एक्सपोर्ट में भी इससे हायर रिटर्न लिया जा सकता है। तो फिर क्या ऐसा कारण है कि भारत में इसकी डिमांड क्यों नहीं बढ़ पा रही है? तो सबसे पहला जो भारत का कारण है वो है इसका आइडेंटिटी क्राइसिस। अब आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर प्रोडक्शन की बात करें तो आपका सोयाबीन का प्रोडक्शन 2021-22 के अंदर लगभग 372.85 मैट्रिक टन था। लेकिन अगर हम भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत में पिछले 5 साल के अंदर एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 12.5 मिलियन टन रहा है 2020 से 2025 तक का, यानी कि ना तो कोई ज्यादा यहां पर स्टीपन इंक्रीज है, ना ही आपका डिक्रीज है। दूसरी बात 2025 के अंदर 24-25 की अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन बंपर रहने के जो है वो यहां पर रहा उसका कारण ये था क्योंकि भारत के अंदर जो आपका मानसून था वो काफी बेटर देखने को मिला, और उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ 2024-25 के अंदर। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो वो आपको डिक्रीज हुआ देखने को मिला। लेकिन वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें सितंबर 2025 तक तो वो डिक्रीज यानी कि प्रोजेक्टेड यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर इसका एक्सपोर्ट भारत से कम हो सकता है। अच्छा, भारत से सोयाबीन किस फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है? तो बताना चाहता हूं कि सोयाबीन से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आपका रिमेनिंग वेस्ट बच जाता है उसको एज ए फीड के तौर पर आपका यूज किया जाता है, और उसी को हम भारत से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां ये कह सकते हो कि सोयाबीन एज ए क्रॉप, सोयाबीन एज ए ऑयल सीड हमारे देश से एक्सपोर्ट नहीं किया जाता उतना अमाउंट। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो भारत का जो ट्रेंड है आपके प्रोडक्शन का वो कुछ इस प्रकार से है। पहली बात तो बताना
बताना चाहता हूं, भारत के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन जो सोयाबीन का है वो मध्य प्रदेश में है, दूसरा महाराष्ट्र में है और तीसरा थोड़ा बहुत आपका राजस्थान में है। लेकिन जहां सबसे ज्यादा ये ग्रो करवाया जाता है पिछले कुछ सालों के अंदर, वहां भी इसका जो एरिया और प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ है। आगे कारण बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखिए कि पिछले कुछ सालों का 4-5 साल का जो ट्रेंड है, इवन दो यील्ड का भी, उपज का भी, वो भी लगभग सेम है। और ये रहा ओवरऑल आपका एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का अकॉर्डिंग टू यूएसडीए डेटा। और यहां आप लोग देख सकते हो कि इसमें एरिया वाइज, आपका प्रोडक्शन वाइज और आपके यील्ड वाइज इसमें कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई परसेंटेज चेंज यहां पर बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। अब बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो क्यों डिक्रीज हो रहा है। और इवन दो मध्य प्रदेश के अंदर जहां इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इस क्रॉप का, वहां भी एरिया इसका डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड जो है भारत के अंदर वो थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी है। अब शिफ्ट होने का कारण क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक भारत में जो इसको यूज किया जाता था या डिमांड इसकी जो थी वो हमारे सोयाबीन को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो खली बच जाती थी उसको पोल्ट्री फीड के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों के अंदर आपने देखा होगा कि इथेनॉल की डिमांड भारत में बढ़ गई थी। और इथेनॉल की डिमांड, इवन दो अभी आपने देखा भी होगा कि भारत के अंदर जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 20% का जो टारगेट 2030 तक का था उसको 2025 तक ही अचीव कर लिया गया। तो इसके कारण भारत में जो मेज, राइस और शुगरकेन क्रॉप की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी, जिसके कारण किसानों ने आपका वही बात है कि प्रॉफिटेबल क्रॉप की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो सोयाबीन का उतना प्राइस मार्केट में नहीं अवेलेबल हो पा रहा था, जिसकी वजह से किसानों ने क्या किया, इन क्रॉप के ऊपर अपना एरिया शिफ्ट कर लिया। दूसरी तरफ अगर हम सोयाबीन की क्रॉप की बात करें तो सोयाबीन की क्रॉप जो है वो सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि देखो इसका मार्केट में जब प्राइस प्रॉपर नहीं मिलेगा, प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, तो वहां पर प्रॉफिट भी उतना उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो प्रॉफिट आपका कहां से ज्यादा हो रहा था? मेज से, आपका शुगर केन से या फिर आपका राइस से। तो किसानों ने क्या किया, उन क्रॉप के ऊपर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा अगर हम बात करें तो क्लाइमेट में भी काफी बदलाव देखने को मिले। कई बार आपका काफी मौसम में जब नमी वगैरह ज्यादा हो जाती है या फिर कमी जब रह जाती है तो पानी अवेलेबल ना हो पाना, या इसके साथ अगर हम बात करें तो डिजीज और पेस्ट का अटैक बढ़ जाना, तो इनके कारण प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हुआ। पहले आपका मार्केट में प्राइस नहीं है, उपज ऑलरेडी कम है और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार कम होता जा रहा था। तो किसानों ने इसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, इस क्रॉप को ग्रो करवाना कहीं ना कहीं काफी हद तक इंटरेस्ट अपना लूज करना स्टार्ट कर दिया। और पिछले अभी अगर मई की बात करें, उससे पहले भी बात करें, तो मार्केट के अंदर किसानों को आपने देखा होगा जूझते हुए इसके प्राइस को लेकर, जो कि उतना उनको नहीं उपलब्ध हो पाया जितना कि उनकी डिमांड थी। अब अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसके अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी क्रिएट की जा सकती है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। और दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो डिस्टिलरीज आपकी हैं, वहां इथेनॉल को निकालने के बाद जो वेस्ट आपका बच जाता है, अब वो फीड को मार्केट के अंदर सस्ता बेचा जाता है, तो जिससे लोगों की जो पोल्ट्री फीड की डिमांड थी वो भी सोयाबीन की कम हो गई और उसके ऊपर शिफ्ट हो गई। इसकी वजह से भी किसानों का जो नुकसान है वो काफी ज्यादा होने लगा। अब बात करें यहां पर तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट क्रॉप हम इसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं। देखो अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं ओवरऑल इसकी जो क्या मतलब नीड है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्रोटीन रिच क्रॉप है जिसके अंदर लगभग 40% का प्रोटीन होता है और 20% इसमें ऑयल यानी कि तेल पाया जाता है। सोयाबीन की मार्केट की बात करें यहां पर तो वर्ल्ड लेवल पर 2025 में इसकी मार्केट लगभग 571.8 मिलियन यूएस डॉलर की है और जो आपका प्रेजेंट टाइम में 2030 तक 761.9 मिलियन यूएस डॉलर रहने के आसार हैं। और वहीं अगर हम वेजिटेरियन स्टेपल फूड क्रॉप की बात करें तो ये एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि इसमें 9 जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट आपके सारे के सारे एमिनो एसिड्स क्या हैं, उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से ये एक बेहतर प्रोटीन का सोर्स माना जा सकता है। और इसके साथ अगर सोया फ्लोर यानी कि जो आपका सोयाबीन का आटा है उसको यूज किया जाए तो उसमें भी लगभग 50% प्रोटीन देखने को मिलेगा। और इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है यानी कि इस प्रोटीन को अगर कंज्यूम करेंगे तो पूरा का पूरा बॉडी हमारी इसकी एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और वहीं अगर हम बात करें तो जिन लोगों को लैक्टोज टॉलरेंस है, जैसे प्रेजेंट टाइम में मार्केट के अंदर बहुत सारे आप प्रोटीन को देखते हो और ज्यादातर प्रोटीन खासकर वेजिटेरियंस की बात करें तो उन लोगों के लिए प्रोटीन का मेजर सोर्स बन जाता है जो मार्केट के अंदर प्रोटीन उपलब्ध होता है। और मार्केट में जो प्रोटीन आपका उपलब्ध है वो ज्यादातर डेयरी बेस्ड है और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर क्योंकि लैक्टोज है और लैक्टोज भारत के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में जो रिसर्च है वो स्टडीज हैं वो बताती हैं कि लगभग 60% भारतीय जो हैं वो लैक्टोज इनटॉलरेंस है और उसकी वजह से उनके लिए एक बेहतर अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है प्रोटीन का, क्या, सोयाबीन। तो डेफिनेटली यहां पर इसको हम ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज भारत में बहुत सारी हैं इसको लेकर, लेकिन
हमारे भारत में अभी भी उतनी ज्यादा अवेयरनेस इसको लेकर नहीं है। दूसरा, अभी आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोटीन आपका सस्ता भी है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, जिसकी वजह से एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स इसको माना जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन लगभग 40% के आसपास है, जो कि आपका एग और मीट से भी लगभग क्या कह सकते हो, इससे भी आपका ज्यादा है या उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तीसरा, इसमें हेल्दी फैट लगभग कितना है आपका 20% है, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट आपका फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कि सस्ता भी है। अगर हम सोया प्रोटीन की बात करें तो ये आपके एग से और मीट प्रोटीन से लगभग आपका 6 गुना ज्यादा सस्ता है। यानी कि अगर आपका एग 60 रुपए का पड़ेगा उतना, तो ये 10 रुपए का पड़ेगा, तो लगभग ये कह सकते हो कि काफी सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीट प्रोटीन, यानी कि जो व्हीट बेस्ड प्रोटीन है, गेहूं के बेस्ड प्रोटीन है, उनसे भी ये लगभग आपका हाफ पड़ेगा, आधा सस्ता पड़ेगा। मोस्ट अफोर्डेबल सोर्स प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, इसको आप कंसीडर कर सकते हो वेजिटेरियंस के लिए। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और हेल्थ बेनिफिट एक्स्ट्रा और अवेलेबल है। वो क्या है? इसमें विटामिन के है, इसमें विटामिन ए है। मिनरल्स की बात करें तो इसमें आपका कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक एंड द फाइटोन्यूट्रिएंट्स लाइक द बूस्ट इम्यूनिटी एंड द रिड्यूस द डिजीज रिस्क। यानी कि अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट, बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारे ऐसे बेटर फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, जो कि एक ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इसको आप एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मान सकते हो और बहुत सारे मिनरल और न्यूट्रिशंस का एक अच्छा और किफायती सोर्स मान सकते हो, जिसकी वजह से अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो काफी हद तक जो आने वाले समय के अंदर हमारे मॉल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको खत्म किया जा सकता है। अब बात करें प्रेजेंट टाइम में तो भारत और जो ग्लोबल लेवल पर इसके कंजप्शन की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पर चाइना के अंदर जो एवरेज सोया कंजप्शन है पर डे का या डेली का, वो लगभग 40 ग्राम पर डे है। और जापान की बात करें तो लगभग 30 ग्राम प्रतिदिन है। लेकिन भारत में केवल आपका कितना है? 2 ग्राम प्रतिदिन है, जिसको आप नेग्लिजिबल कह सकते हो। इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। दूसरा इसका है लो अडेप्टेबिलिटी टू टेस्ट एंड फूड हैबिट। जो हमारा खाना है, जो हमारी हैबिट्स हैं, उसमें हम ढाल नहीं पाते हैं। जैसे हमारे मिलेट्स को हम लोग पिछले कुछ सालों से भूल चुके हैं। मिलेट बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट का, बहुत अच्छे प्रोटीन जो है आपके फाइबर का अच्छा सोर्स है, मिनरल उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हम मिलेट्स को कंज्यूम करना काफी हद तक, क्योंकि उसके टेस्ट की वजह से आपका हम लोगों ने उसको छोड़ दिया है। वहीं अगर हम बात करें तो वीक मार्केटिंग ऑफ सोया बेस्ड प्रोडक्ट, और दूसरी बात सोया बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं है। एक बात और बताना चाहता हूं जो ज्यादातर भारतीयों के अंदर आपकी सोयाबीन की वजह से फेस करने को मिलती है, जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं उनके अंदर ब्लोटिंग या गैस की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अब अगर इसको रात को भिगोकर छोड़ा जाए तो उसके बाद इसमें काफी जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं उनसे मुक्त हुआ जा सकता है, और उसकी वजह से जो मेन समस्या आपकी आती है ब्लोटिंग की, वो लगभग इसमें ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। तो यानी कि इसको खाने का तरीका, इसके बारे में अवेयरनेस, इसकी मार्केटिंग उतनी बेहतर नहीं हो पाई, इसके जो गुण हैं वो लोगों को शायद उतना अच्छे तरीके से नहीं पता लग पाए, जिसकी वजह से लोगों ने इसको अवॉइड किया। और आज भी इतना बेहतर सोर्स होते हुए प्रोटीन का इसको जो है मार्केट के अंदर डिमांड नहीं मिल पा रही है, पहचान नहीं मिल पा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो ये कह सकते हो कि इसको एक आइडेंटिटी क्राइसिस है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 17 से 20% लगभग आपका ऑयल कंटेंट है, 35 यहां पर मिनिमम भी अगर मान के चले तो आपका 40%, 35 से 40% के आसपास इसमें प्रोटीन कंटेंट है। इतना सब कुछ होने के बाद इसके अलावा इसमें 31% कार्बोहाइड्रेट, 13% मॉइस्चर, 4% एश, यानी कि काफी मात्रा, काफी बेहतर सोर्स है प्रोटीन का, ऑयल कंटेंट का। इसके बावजूद भी इसको उतना ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई, क्योंकि ना तो इसको भारत में एज ए ऑयल क्रॉप माना जाता है, ना ही इसको एज ए आपका जो है पल्सेस क्रॉप कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से इसको ये कह सकते हो कि लोग उतना नहीं जानते हैं, लोगों के बीच में इतनी अवेयरनेस नहीं है। काफी लोग जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन जितना इसको जानना चाहिए था, जितना उसको पहचान मिलनी चाहिए थी, वो शायद इसको नहीं मिल पाई। अब वहीं अगर हम बात करें तो सोयाबीन जो है वो इंडिया के अंदर या इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बताना चाहता हूं कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में सोयाबीन हमारे देश के अंदर एज ए ऑयल, एज ए फीड और फूड इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इससे सोया फ्लोर आपका आटा बनता है, टोफू पनीर जो आप नॉर्मली मार्केट के अंदर देखते हो वो भी इसी से बनता है, सोया मिल्क और सोया चंक्स आप लोग जो बहुत सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। इसके अलावा अगर इसके बाय प्रोडक्ट की बात करें तो इसको पोल्ट्री और लाइवस्टॉक में एज ए फीड के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन वहां भी इसकी डिमांड अभी कम क्यों हुई, तो मैंने आपको बताया कि इथेनॉल जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है उसको एज ए फीड यूज किया जाने लगा, जो काफी सस्ता है, किफायती है और ये महंगा
महंगा पड़ रहा था, लेकिन लोगों को इसकी वही बात है कि पहचान ना होने के कारण, उतनी ज्यादा जो है इसकी मार्केटिंग ना होने के कारण लोगों को इसके बारे में उतना नहीं पता चल पाया। वहीं अगर हम बात करें तो इसकी रिसर्च को लेकर और इसमें आने वाले टाइम में रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर जो इंस्टीट्यूट आपका काम कर रहा है वो आईसीआर के अंडर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। आप लोग ये देख सकते हो जो इंदौर में लोकेटेड है। और वहीं अगर हम बात करें तो ये मेनली सोयाबीन को लेकर, सोयाबीन की रिसर्च और ब्रीडिंग्स को लेकर, उसमें पैथोलॉजी यानी कि डिजीज या किसी प्रकार से रिसर्च और डेवलपमेंट है उनको लेकर ये मेनली जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज को डेवलप करने में काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग देखो, जैसे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च है या इंडियन राइस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनको जितनी पहचान मिली है उतनी शायद इन इंस्टीट्यूट्स को या सोयाबीन इंस्टीट्यूट को उतनी नहीं मिल पाई है और इनके द्वारा उतनी वैरायटीज भी भारत में नहीं डेवलप की पाई है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मेनली यहां पर ये हमें देखना पड़ेगा कि संकल्प अभियान के तहत जो इसका सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी और सोयाबीन के जो प्रोडक्शन या फिर सोया बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनको मार्केट में उपलब्ध करवाना, उनके बारे में अवेयरनेस करना लोगों को, इनके जो है फार्मर सेंट्रिक अप्रोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो चैलेंजेस भारत में क्या है, तो सबसे पहला चैलेंज है भारत के अंदर प्रोडक्शन इशू। क्लाइमेट की सेंसिटिविटी के चलते, रेनफॉल की वेरिएबिलिटी के चलते भारत में इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। प्रोडक्शन लगातार पिछले सालों में डिक्रीज होने के चांसेस हैं। वहीं अगर हम पेस्ट और डिजीज की बात करें तो इसमें बीमारियों का अटैक बढ़ रहा है और उतनी वैरायटीज बेहतर मार्केट में नहीं आ पा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी जो है ग्लोबल एवरेज के रिस्पेक्ट में भी अगर हम बात करें तो काफी कम है भारत में। और वहीं कंजप्शन इशू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। सोया एक अच्छा प्रोडक्ट है आपके प्रोटीन का, लेकिन फिर भी इसको ज्यादातर जो है एज ए ऑयल सीड ज्यादा देखा जाता है और इसको प्रोटीन फूड एज ए उतना कंसीडर नहीं किया जाता। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका ज्यादातर इसको ट्रेडिशनल जो प्रोटीन हमारे सोर्सेस हैं जैसे पल्सेस, डेयरी, एग्स, उनको ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग देते हैं और सोयाबीन को उतना ज्यादा हम लोग प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ज्यादातर अगर हम बात करें तो भारत में सोयाबीन को एज ए ऑयल सीड क्रॉप ज्यादा कंसीडर किया जाता है, उतना प्रोटीन क्रॉप इसको कंसीडर नहीं करते हैं। मार्केट इशू की बात करें तो वही मैंने बताया कि ज्यादातर हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल को लेकर वो हमारी किसके ऊपर है, एडिबल ऑयल हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है। इसकी वजह से इसको ऑयल मार्केट में भी इतना आपको इंडिया के अंदर पहचान नहीं मिली है और प्राइस जो है वो डेफिनेटली मार्केट में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब डिमांड नहीं है तो डेफिनेटली आपका प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट करेंगे ही करेंगे, जिसकी वजह से किसानों को उतने दाम नहीं मिल पाते हैं और डेफिनेटली प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो क्लाइमेट को लेकर जो मैंने बताया कि आने वाले टाइम के अंदर अगर क्लाइमेट को हमें देखना है तो रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्लाइमेट के जो शॉक्स हैं यानी कि जो क्लाइमेट से लगातार झटका मिल सकता है, कि झटके का मतलब ये होता है कि भाई अगर एकदम से क्लाइमेट में कोई बदलाव आता है तो उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आपके अवेलेबल हैं, जैसे कि एगार्क है या फिर आपका श्रीमैक्स है, इनको यूज कर सकते हैं इनको आपका कम करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो फिनोटिपिक आपकी इनोवेशंस भी की जा सकती हैं, जैसे यूएवी या आपका सेंसर ड्रिवन ड्रॉट डिटेक्शन सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं, जो कि आपके स्ट्रेस मॉनिटरिंग और आपका जो ब्रीडिंग ये कह सकते हो कि डिसीजंस हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं और इन्हीं के साथ आपका आने वाले टाइम के अंदर बेहतर वेराइटीज मार्केट के अंदर उपलब्ध करवाई जा सकती है और इसके साथ में आपका जो रिस्क है उनको कम किए जा सकते हैं ताकि एक बेहतर उत्पादन जो है सोयाबीन का किया जा सके। अब अगर हम बात करें तो मार्केट का जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे प्राइस जो है वो फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो प्राइस आपका गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है वो 4892 है, लेकिन अगर मार्केट में आप प्राइस देखोगे तो पिछले कुछ सालों में काफी हद तक आपका डिक्रीज हुआ है, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है तो डिक्रीज आपका होगा और जो एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है उतना भी किसानों को नहीं मिल पाता, तो जिसकी वजह से किसान इन फसल को या इस फसल को छोड़कर लगातार दूसरी क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा, मार्केट के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी काफी जो है लो क्वालिटी के मिल रहे हैं और इवन दो महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के अंदर तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि काफी जो है करप्शन के जो केसेस हैं इस इवन दो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें काफी केसेस जो है वो देखने को मिले थे। वहीं अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटजीज अप्रोच की जा सकती है, तो जैसे एक तो यहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में डिमांड की जा रही है कि भाई 2026 को एज ए ईयर ऑफ सोया जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाए ताकि लोगों के बीच में इसके अवेयरनेस फैले। जैसे 2023 के अंदर हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया गया था, तो लोगों को आज काफी हद तक जानकारी है मिलेट्स के बारे में, लेकिन अगर इसको हम सोयाबीन को भी अगर प्रमोट करते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि ये जो ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं, डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनका मेन मकसद यही होता है कि लोगों के बीच में इनकी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके कि भाई इसकी महत्वता क्या है। अब लोगों के बीच में महत्वता होगी तो डेफिनेटली उनको परचेज करना भी स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मखाना है, मखाना को लेकर आप लोग सोचकर देखिए कि मखाना के किसानों को लगभग जो उसकी
एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% से भी कम उनको किसानों को मिलता है, और बीच का जो मीडिएटर है उसका इतना बड़ा अमाउंट कंज्यूम कर रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसकी पहचान भी दिलाते हैं, मिलेट्स की पहचान भी दिलाते हैं, तो मार्केट के अंदर उतना प्राइस किसान को नहीं मिलता। तो हमें कुछ कोऑपरेटिव्स, हमें मार्केट, हमें इस प्रकार के जो है आपको कह सकते हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार की स्कीम लेकर आनी पड़ेगी, जिससे क्या हो सके कि आने वाले टाइम के अंदर लोग जो है वो किसानों से डायरेक्टली परचेज कर सके, या किसान को ऐसी मंडी या ऐसा मार्केट तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम सेल्फ लेवल पे काम नहीं करेंगे तब तक इसका ये कह सकते हो कि हमारे फार्मर के ऊपर जीरो इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उनका लाइफ स्टैंडर्ड कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकता जब तक ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं की जाएगी। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहां पर एफडब्ल्यूएसआई के द्वारा प्रमोशन किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोषण जो अभियान है उसके तहत इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा सकती है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी इसको ऐड किया जा सकता है। और यहां अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उनको लेकर भी अवेयर किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जैसे हम बात करते हैं कि स्ट्रेस रेजिलियंसी या फिर आपका हाई प्रोटीन वेराइटीज को डेवलप किया जा सकता है, प्रोसेसिंग इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, या ये कह सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किए जा सकते हैं मार्केट के अंदर या लोगों के बीच में। और आपका जो सोया बेस्ड फूड है उनको प्रमोट कर सकते हैं, जैसे आपका सोया मिल्क है, टोफू है, स्नैक्स है, प्रोटीन पाउडर है। और इसी के साथ में जो मैंने आपको बताया कि आपके क्लाइमेट बेस्ड हम डिफरेंट मॉडल्स को तैयार कर सकते हैं, जिससे क्लाइमेट से होने वाले जो क्रॉप के ऊपर रिस्क हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी लगातार जो डिक्रीज हो रही है उनको कम करें, और मार्केट के अंदर एक बेहतर प्राइस किसानों को उपलब्ध करवाएं, जिससे इसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो। क्योंकि सबसे पहले तो मार्केट क्रिएट करना जरूरी है, डिमांड क्रिएट करना जरूरी है, और डिमांड के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप वाकई में इसकी इंपॉर्टेंस जानते हो, इसके बारे में पहचानते हो, तो लोगों के बीच में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप इसके बारे में और बेहतर जानना चाहते हो या इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इसी प्रकार के और भी नॉलेजेबल फैक्ट्स हम लोग टाइम टू टाइम आपके पास लेकर आते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आने वाले टाइम में आप किस प्रकार की वीडियोस को देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।